हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। और जैसा कि इस वक्त बात करते हैं हम लोग वोकैबुलरी सेशन पे, और वोकैबुलरी सेशन में हर सेगमेंट या हर पार्ट्स, चाहे एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, ठीक है, होमोनिम हो, वन वर्ड हो या फिर हो इडियम्स, सब पे हम लोग बहुत ही डीप तरीके से बात करते हैं। और इस न्यू सीरीज में हम लोग अलग तरीके से एक आपका नोट्स भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए, इस तरीके से हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं। तो आज के दिन में हम लोग बात कर रहे हैं इडियम्स। किसके ऊपर? इडियम्स के ऊपर। और इडियम्स हम लोग कौन से दिन पढ़ते हैं जरा बताइए? हम लोग पढ़ते हैं थर्सडे, ठीक है। तो जैसा कि मंडे ट्यूसडे को हम लोग एंटोनिम सिनोनिम पे बात करते हैं, वेडनेसडे पे वन वर्ड पे, और इस तरीके से हम लोग इसको शेड्यूल किए हैं। तो आप इस पूरे सेशन में हर सेगमेंट पे आपका कवर हो जाएगा, कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। अब आपके लिए जो एक बिग सरप्राइज है, एक ब्रेकिंग न्यूज जो है, वो है कि आपके लिए हम लोग एक बेसिक सीरीज तैयार किए हैं। इस बेसिक सीरीज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिक सीरीज में हम लोग आपको मैथ का हो तो जियोमेट्री से शुरुआत कर रहे हैं सर, एडवांस से। ये चलेगा रोज शाम के या फिर शाम के 5 बजे जो कि शुरुआत हो रहा है एडवांस जियोमेट्री से, और साथ में प्रैक्टिस जो कि आपको रोज मिल भी रहा है रात के 9 बजे, ठीक है। इसको सेट कर रहे थे। इसके बाद इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर जो कि कितने रोज 12 बजे दिन में मिल जाएगा, ठीक है। रोज 12 बजे दिन में मिल जाएगा। और साथ में जैसा कि आपको डेली वोकैबुलरी का सेशन रोज रात के 8 बजे मिल पा रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखें। ये जो चीज है ये आपके डिमांड के ऊपर हम लोग ला रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किया था कि सर एकदम बेसिक से ग्रामर हम लोग को प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से सीख पाए, रिवीजन हो सके। तो उसके लिए ये है बेसिक ग्रामर। और इसके लिए आपको बता दें कि एक क्लास ऑलरेडी अपलोड, ठीक है ना, एक क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप उसको देख करके ही शुरुआत कीजिएगा। उसके बाद आपको टेंस जो चैप्टर है वहां से फिर हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और वहां से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद है बेसिक रीजनिंग आपको डेली 7 बजे शाम में मिल जाएगा। और वहां पे जाकर के आप रीजनिंग को बहुत ही बेसिक तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट होता है रीजनिंग को सॉल्व करने का, उस चीज को आप सीख सकते हैं। तो ये रहा आपको जो बिग सरप्राइज हम लोग देने वाले थे, एक आपके लिए एक बोला जाए कि गिफ्ट के रूप में। तो आप इस वाले सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए डेली और पूरा का पूरा फायदा उठाइए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आज के, या फिर आपको थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको कौन कौन से एग्जाम में हेल्प मतलब मदद मिलेगा, कौन कौन से एग्जाम का प्रिपेयर कर पाएंगे इन सारी चीजों से। तो आपको एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर जितने अलग अलग फेजेस का जो एग्जाम होता है इन सबको ये कवर करता है, इन सबका ये कंप्लीट तैयारी है, ठीक है। इसके बाद है बैंकिंग में। तो बैंकिंग में आप एसओ कर लो, पीओ करो या फिर कलर करो, आप जिसको आप टारगेट किए हैं उन चीज को आप करो, आपको वहां पर भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। साथ ही जो है रेलवे के लिए एनटीपीसी हो, टीटी का हो, या फिर स्टेशन मास्टर का हो, या ग्रुप सी और डी का हो, या फिर एएलपी हो, या फिर गुड्स गार्ड हो, सारे एग्जाम के लिए आपको ये बेनिफिट साबित होगा। या फिर आप डिफेंस का भी कर रहे हैं तो डिफेंस में जैसे एसएससी जीडी हो गया, आईबी हो गया, सीडीएस हो गया, सीपीओ हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, चाहे जिस भी एग्जाम का आप इनमें से करते होंगे, ये सबके लिए आपको हेल्प करेगा। सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आज के सेशन पे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले थे इडियम्स का, ठीक है। और इडियम्स में आज हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से, बैक ऑफ द इन्वेलप कैलकुलेशन। पहले ये आपके सामने एक क्या है, इडियम है। इडियम क्या लिखा होगा कि बैक ऑफ द इन्वेलप कैलकुलेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। जब आप लमसम कोई भी चीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अंदाजे तरीके से आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं, दैट इज आप क्या बोलेंगे, बैक ऑफ द इन्वेलप कैलकुलेशन, ठीक है। रफली जिसे आप रफली या फिर एस्टिमेट करते हैं ना कि इतने रुपए खर्च होगा, तो वो चीज है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक ऑफ द इन्वेलप कैलकुलेशन। एग्जाम्पल में कैसे इसको हम लोग यूज करके
कहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो जरा उसको देख लेते हैं। आई डोंट नीड द एग्जैक्ट अमाउंट, जस्ट गिव मी अ बैक ऑफ द इनवेलप कैलकुलेशन। यहां पे बोल रहे हैं कि हमको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए, आप मुझे जस्ट गिव मी क्या देना है, आपको सिर्फ अ बैक ऑफ द इनवेलप कैलकुलेशन। इसका मतलब आप रफली जोड़ करके या फिर एस्टिमेट करके लमसम तरीके से उसको पैसे दे दीजिए। इसी चीज को बोलेंगे आप बैक ऑफ द इनवेलप कैलकुलेशन। ठीक है, जब आप रफली किसी चीज को ऐड करते हैं। दूसरा आपके सामने है बैक ऑफ बियॉन्ड। बैक ऑफ बियॉन्ड इसका क्या मतलब होता है? एन आइसोलेटेड प्लेस लोकेटेड फार फ्रॉम एनी टाउन इज सेड टू बी इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। एक ऐसा जगह जो कि टाउन से काफी दूर पे, टाउन से कहां पे हो, काफी दूर पे। फार फ्रॉम इसका मतलब होता है काफी दूर। ठीक है, काफी दूर में जो आपको एक छोटा सा लोकेशन या फिर छोटा सा गांव दिखता है शहर से, उस चीज को क्या बोलेंगे आप? बैक ऑफ बियॉन्ड। जैसे इट टुक अस आवर्स टू फाइंड जैक्स हाउस, ही लिव्स इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। इसका मतलब कि हम लोग को जैक का घर खोजने में काफी वक्त लगेगा, घंटों बीत सकता है, क्योंकि ये रहता कहां पर है? इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। इसका मतलब ये शहर से काफी दूर में रहता है, शहर से काफी दूर में। तो अब शहर से काफी दूर में ना बोल करके सीधा सीधा बोल दीजिए ही लिव्स इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा आप जो बोल रहे हैं कितना सूदिंग आ रहा है, कितना स्मार्ट तरीके से एक स्मार्ट इडियम का यूज भी कर ले रहे हैं। तो अब जब भी किसी दोस्त को बोलेंगे कि वो शहर से काफी दूर में रहता है या फिर उसका गांव जो है शहर से काफी दूर है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ही लिव्स इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। ठीक है, आपके बोलने के तरीके में भी काफी चेंजेस हो जाएगा। लोग जब सुनेंगे आपके बातों को तो ठहर के सुनेंगे कि आखिर ये बोलेगा क्या। तो इस तरीके से इडियम को यूज करना है, जैसे से आप डेली लाइफ में यूज करने के लिए सीख जाएंगे, इडियम्स आपके लिए इजी हो जाएगा और आपकी आवाज, आपके बोली भी काफी इनहैंस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है? लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। लाइक द ये भी कभी कभी इडियम्स में आता है, कभी कभी नहीं भी आएगा, इसलिए इसको हम लोग कहां पे लिखे? हम ब्रैकेट में लिखे। तो लाइक द या फिर बैक ऑफ वंस हैंड, इसका क्या मतलब होगा? वेरी फैमिलियर विथ इट एंड नो इट इन डिटेल। जब आप किसी चीज से काफी फैमिलियर हैं या फिर काफी डिटेल तरीके से उस चीज को जानते हैं, तो आप बोलेंगे बैक ऑफ वंस हैंड। जैसे ऑफ कोर्स आई वॉन्ट गेट लॉस्ट, आई नो लंदन लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। हम लंदन में नहीं खोएंगे क्योंकि हम लंदन को बहुत ही बारीकी से जानते हैं, वहां के हर गली नुक्कड़ को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब किसी शहर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं उसके लिए बैक ऑफ वंस हैंड। ठीक है, जैसे आप अपने शहर के बारे में आप बोल सकते हैं कि आई नो गिरिडीह कैसा? लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। मतलब गिरिडीह के हर जगह, हर कोने, हर कस्बे, हर मोहल्ले को हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़े, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बैक ऑफ द इनवेलप कैलकुलेशन, इसका मतलब सर जब हम लोग रफली एस्टिमेट करते हैं, जोड़ते हैं अंदाजे तरीके से, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बैक ऑफ द इनवेलप कैलकुलेशन। बैक ऑफ बियॉन्ड, इसका मतलब जब शहर से काफी दूर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैक ऑफ बियॉन्ड। ठीक है, इसके बाद लाइक द या फिर बैक ऑफ वंस हैंड, इसका मतलब जब आप किसी चीज को बहुत ही डिटेल बारीकी से जानते हैं। ठीक है, काफी इजी, आराम से। चलिए, तो आप इसको लिखते भी चलिएगा साथ ही साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और क्या आगे क्या लिखा हुआ? बैक इनटू शेप। क्या लिखा हुआ? बैक इनटू शेप। एक बार पढ़ करके जरा देखिए क्या समझ में आ रहा है। ब्लिंकर है। बैक इनटू शेप, देखिए सर सब बैक से ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम बोले थे ना कि अल्फाबेटिकल सीरीज से रहेगा शुरुआत,
तो जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज में बनते जा रहा है हम सारे को कवर करेंगे, डिटेल में चल रहे हैं। एक भी इडियम आपका इस वाले सेगमेंट से बाहर नहीं रहेगा, ये विश्वास आप मेरे ऊपर रखिए। प्रत्येक आंसर की को, चाहे कल का आया हो या इससे पहले का आया हो, हर आंसर की को हम बहुत ही अच्छे तरीके से गो थ्रू किए हैं और ये पता लगाए हैं, ये मतलब थोड़ा सा एनालिसिस किए हैं कि कहां से इडियम आता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो एकदम से विश्वास के साथ इस वाले सीरीज को कवर कीजिए, आपका एक भी इडियम्स बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और इसको रिवाइज करने का, इसको बार बार रिमाइंड करने का, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम बार बार इसको रिवाइज कराएंगे, ठीक है। बस आपको हमारा साथ और हमारे साथ बने रहना है और आपको बस जो जो हम करते जाएंगे उसको आपको फॉलो करते रहना है। कंप्लीट आपका इंग्लिश का एक भी इडियम्स हो या वोकैबुलरी हो आपके हाथ से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब रहा कि बैक इनटू शेप। बैक इनटू शेप का क्या मतलब होता है? टू टेक सम एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन। जैसे आप कोई पतले दुबले आदमी को देखते हैं तो फिर से क्या करता है, फिर से वो एक्सरसाइज करने लगता है, अपने जो खाने का ये रूटीन है उसको सुधार लेता है, खाने के तरीके को सुधार लेता है, खाना को सुधार लेता है और फिर से वो वापस हेल्दी हो जाता है। तो इसी को बोलेंगे बैक इनटू शेप, फिर से अपने ही शेप में आ जाना, ठीक है। मतलब अपने उस बॉडी में आ जाना जिस बॉडी में पहले आप थे, बाद में बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो पतले दुबले हो जाते हैं, तो इसी को बोलेंगे कि बैक इनटू शेप। जैसे एक एग्जांपल में हम लोग कैसे यूज करें इसको भी हम लोग समझते हैं। इवा डिसाइडेड she did have to get back into shape before looking for a job। यहां पे क्या बोला है कि इवा जो है डिसाइड की टू हैव टू गेट बैक इनटू शेप, मतलब फिर से हेल्दी होने का, कब? बिफोर लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब को खोजने से पहले, जॉब को ढूंढने से पहले वो अपने आप को हेल्दी कर लेना चाहती है। तो हेल्दी करने की जो चाहत है उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टू गेट बैक इनटू शेप, ठीक है। टू गेट बैक इनटू शेप, फिर से वो हेल्दियर हो जाना, अपने फिर से उसी फिटनेस बॉडी में आ जाना। अब आगे क्या है आपके सामने? बैक ऑन योर फिट। बैक ऑन योर फिट इसका मतलब होता है टू बिकम फिजिकली हेल्दी अगेन। देखिए ये दोनों का सेम मतलब है, लेकिन दोनों अलग अलग इडियम है, तो दोनों इडियम को हम लोग को क्या करना है, देखते चलना। इडियम में क्या बोला गया है? बैक ऑन योर फिट टू बिकम फिजिकली हेल्दी अगेन। इसका मतलब फिर से आप हेल्दियर हो जाना, सेम मतलब वो जो ऊपर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि बैक टू द साल्ट माइंस। बैक टू द साल्ट माइंस, देखिए जब आप जॉब करते हैं और जॉब से 2-4 दिन का छुट्टी मिला, आप घर गए, बड़े एंजॉय किए, लेकिन लास्ट दिन, अपने एंजॉय के उस लास्ट दिन में आपको फिर से जॉब पे जाना है, तो क्या बोलते हैं? अरे यार फिर से वहीं जाना है, फिर से काम पे जाना है। इसी चीज को जो इरिटेशन वाले एक भावना के साथ बोलते हैं, इसी को बोलेंगे आप इडियम्स में बैक टू द साल्ट माइंस। फिर से वहीं पे काम पे जाना है, वही फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे, वही आपका ऑफिस होगा, वहीं पे जिस चेयर पे आप बैठ के डेली काम कर रहे हैं, तो उसी में आपको कैसा फील आता है? एक इरिटेशन वाला आता है। तो उसी इरिटेशन वाले फीलिंग को क्या बोलेंगे? बैक टू द साल्ट माइंस। कैसे? इसका और भी मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। अ ह्यूमरस वे टू ऑफ टॉकिंग अबाउट रिटर्निंग टू वर्क, काम में वापस लौटना, लेकिन कैसे? एक ह्यूमरस तरीके से, यूजुअली विद सम रिलक्टेंसेस। सम रिलक्टेंस यानी छुट्टियां, रिलक्टेंस का मतलब छुट्टी। कुछ छुट्टी के बाद आप वापस जब आते हैं तब आपका मन उदास होता है, आपका मन थोड़ा सा लगता है कि फिर से काम पे ही जाना है। इसी चीज को आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बैक टू द साल्ट माइंस। तो देखिए यहां पे लिखा है साल्ट माइंस, नमक का खदान, लेकिन ये नहीं नमक का खदान पे आप जा रहे हैं, आप अपने काम पर जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में वी गेट 2 days ऑफ एट क्रिसमस, हम लोग को क्रिसमस में 2 दिनों को छुट्टी मिला था, ठीक है। एंड देन इट्स बैक टू द साल्ट माइंस, और फिर से वापस काम पर। तो अब आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि बैक टू द साल्ट माइंस का क्या मतलब होता है। अब आपके सामने नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। फिर से बैक है, बोले अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा है तो बैक से हम लोग को बहुत ज्यादा मिला है, तो उसको हम लोग ढूंढ करके सारे को एक साथ कवर किए हैं।
तो आराम से आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए, इसको यूज करते चलिए। जब एक साथ आपको बैक से सारा मिल जा रहा है ना, तो आप इसके बीच के डिफरेंसेस को भी ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो क्या वर्ड के आने से क्या इडियम बना, ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप एक साथ डिफरेंशिएट करके पढ़ पाएंगे, अदरवाइज फिर से आपको कंफ्यूजन में ही जीना पड़ेगा। तो बैक टू स्क्वायर वन, इसका क्या मतलब होता है? बैक टू स्क्वायर वन। देखिए अभी हम लोग बैक टू कहां पे थे? बैक टू साल्ट माइंस। साल्ट माइंस का मतलब काम पे जाना। अब फिर से है बैक टू स्क्वायर वन, इसका क्या मतलब होगा? इसका मीन्स है दैट दे हैव नॉट सक्सीडेड इन व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, सो दे हैड टू स्टार्ट अगेन। जैसे आप कोई भी काम को शुरुआत किए लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, और सक्सेस जब नहीं हुआ फिर से उसी काम को दोबारा आप स्टार्ट करते हैं, दोबारा शुरुआत करते हैं। तो जब दोबारा शुरुआत करते हैं तब आप बोलेंगे बैक टू स्क्वायर वन। क्या बोले कि सर कोई भी काम को दोबारा स्टार्ट करना, जिस काम में आपका सक्सेस नहीं हुआ उसी काम को आप क्या बोलेंगे कि बैक टू स्क्वायर वन। जैसे आप कहानी सुने हैं ना ब्रजराज का, ब्रजराज काफी दिनों तक पढ़ा, उसके गुरु लोग भी थक गए पढ़ाते पढ़ाते, उसको वापस भेज दिए। लेकिन जब कुछ दूर गए तो फिर से उसको ये रिमाइंड हुआ, कहीं पे वो एक पत्थर पे लकीर देखा कि एक रस्सी के आने जाने से लकीर बन सकता है। तब उसको लगा कि नहीं, हम फिर से यदि पढ़ेंगे तो हम सीख सकते हैं। तो वापस वो गए और पढ़ना शुरुआत किए और पढ़े भी। तो वहां पे देखिए, वहां पे जो वापस गए उसी वापस जाने को आप क्या बोलेंगे? बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, फिर से शुरुआत करना। ठीक, काफी लोग बार बार शुरुआत करते हैं, एक चीज पे काफी गिरते हैं, ठीक है, हारते लेकिन नहीं है, गिरते हैं उठते हैं फिर से शुरुआत करते हैं। तो उसी चीज को बोलेंगे बैक टू स्क्वायर वन। एग्जाम्पल में, when the plants were refused, it was back to square one for the architect। एक बार जब प्लांट रिफ्यूज कर गया, खराब हो गया, काम नहीं, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, तो फिर से जो आर्किटेक्ट है उसको फिर से क्या किया? शुरुआत किया। तो जब भी आप दोबारा शुरुआत करेंगे तब क्या बोलेंगे? बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, अब इन दोनों में आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि टू द साल्ट माइन और यहां पे टू स्क्वायर वन, दोनों में क्या डिफरेंस था। ठीक है, अब आपके सामने कि बैक टू द वॉल। अब यहां पे था स्क्वायर वन, अब क्या बन गया? द वॉल। इसका क्या मतलब होगा? यू आर इन सीरियस डिफिकल्टी विथ वेरी फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल। जब आप कोई भी सीरियस सिचुएशन में फंस जाते हैं और वहां पे काफी कम ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, आपके लिए काफी कम वहां पे अपॉर्चुनिटी रहते हैं, तो उस वाले सिचुएशन के लिए आप क्या बोलेंगे? बैक टू द वॉल। बैक टू द वॉल। मान लीजिए ना कि एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा रूम है, आपको लोग दबाते दबाते एकदम दीवार या फिर वॉल के तरफ लेके आ गया। अब वहां के बाद आप कहां जाइएगा? अब भागम भाग मूवी देखे हैं क्या? तो वहां पे आप देखिएगा कि एक सिचुएशन ऐसा होता है कि जहां पर जो प्रेस रावल है वो पीछे पीछे और उसके आगे एक गुंडा जो होता है वो चल रहा होता है, और वो अंतिम में एक वॉल के पास जाकर के रुक जाता है। इसका मतलब वो वर्स्ट सिचुएशन में फंस जाता है, उसके बाद कोई भी उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, कोई भी वहां पे उसको ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहता है, और अंत में उसको पैसे देने भी पड़ जाते हैं। तो उसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? बैक टू द वॉल। कि जब हम वॉल के पास जाते हैं तो वहां के बाद कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऑप्शन हमारे लिए नहीं बचता है, अंत में वहां पे हम लोग हार जाते हैं। तो जब भी आप हार जाए जिंदगी से, फिर आप लोग तो हारने वाले हैं नहीं, चाहे कितना भी गिरेंगे, कितना भी थकेंगे, लेकिन चलते रहना है। लेकिन जब जिंदगी से लोग हार जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? बैक टू द वॉल। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि विथ हिज बैक टू द वॉल द सप्लायर हैड टू एक्सेप्ट द डील। अंत में, इसको बोलेंगे अंत में, जब अंत हो गया तो सप्लायर को डील पक्की करनी पड़ी, चाहे नुकसान हुआ होगा या फायदा हुआ होगा, ये डिपेंड करता है। क्योंकि चुनौती यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन कुछ बचा नहीं था, जब ऑप्शन कुछ नहीं बचा था इसका मतलब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद है बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स, इसका क्या मतलब होगा? जब आप सपोर्ट करते हैं किसको? एक गलत आदमी, रॉन्ग पर्सन को, तो उसी को बोलेंगे कि बैक द रॉन्ग हॉर्स। जब आप गलत आदमी को साथ देते हैं, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे क्रिमिनल हो, किसी ऐसे पर्सन को आप साथ दे रहे हैं, इसका मतलब आप हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स।
एग्जाम्पल में हम लोग और भी समझ लेते हैं। When I voted for him, I was convinced he would win, but I backed the wrong horse. जब हम उसको वोट दे रहे, हम कन्विंस्ड भी किए, ठीक है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जिस आदमी को हम वोट कर रहे थे वो आदमी अच्छा नहीं था, यानी कि वो खराब व्यक्ति था, एक रॉन्ग पर्सन था, और इसलिए आई बैक द रॉन्ग हॉर्स, और इसलिए हम गलत आदमी को साथ दे दिए, है ना। तो आप जब भी गलत आदमी को साथ दें तो आप बोल पाएंगे वीडियोस में बैक द रॉन्ग हॉर्स, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे क्या है, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट आप लोग देते हैं ना, तो बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और रिमार्क दैट अपीयर्स टू एक्सप्रेस एडमायरेशन बट कुड आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज एन इंसल्ट इज कॉल्ड अ बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देखिए, जब आप किसी को सामने से कुछ ऐसे बोलते हैं ना, जिससे लगता तो जरूर है कि आप उसको अप्रेज कर रहे हैं, उसको मतलब आप उसको एडमायर कर रहे हैं, उसका प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा के साथ साथ उसको आप इंसल्ट भी करते हैं। ऐसे कई बार आप बोलते होंगे अपने दोस्तों को, सामने से तो लग रहा है कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उसका इंसल्ट भी शामिल होता है। तो ऐसे बात, ऐसे कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आप लोग कभी कॉलेज में अपने सीनियर के साथ बहुत बार सुने होंगे ना कि कुछ अच्छा काम आप सीनियर से कर देते हैं, तो सीनियर लोग क्या बोलते हैं, तोरा तो बहुत ज्यादा दिमाग हो गया है, ऐसे बोलता है। अब देखिए, वो सामने से क्या कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उसका बोलने का जो टॉन्ट है वो कुछ अलग है, वो आपको इंसल्ट करने वाले टॉन्ट में बोलता है। तो ऐसे वाले चीज को आप क्या बोलेंगे, ऐसे वाले चीज को बोलेंगे बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर थोड़ा सा इस पे भी हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल आखिर क्या लिखा हुआ है। He said, my presentation was surprisingly clear. How is that for a backhanded compliment? Does that mean that I am usually not clear? वही बात है जो अभी हम आपको बोले ना कि आपके कुछ ऐसा मतलब एक असाइनमेंट होगा जो आपके सीनियर से ज्यादा अच्छा होगा, तो जो सीनियर आपके लिए बोलता है वही एग्जाम्पल यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे गजब, लेकिन आप चलिए, अब है बैक सीट ड्राइवर। क्या है बैक सीट ड्राइवर? बैक सीट ड्राइवर क्या होता है, जैसे आप कभी अपने दादी को या फिर अपने दादाजी को बाइक पे बिठा लीजिए और चलिए, बार बार बोलेगा अरे आगे भीड़ है धीरे धीरे चलो, अरे आगे ब्रेकर है धीरे धीरे चलो, 3 गियर लगाओ 4 गियर लगाओ। इसका मतलब बैठा वो है, लेकिन बार बार वो आपको गाइड कर रहा है कि गाड़ी चलाना कैसे। तो ऐसे जो बात आप सुनते हैं या फिर ऐसे जो पैसेंजर आपके सामने बैठा होता है, उसी व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, बैक सीट ड्राइवर। आजकल लाइफ में भी लोग ना बैक सीट ड्राइवर बनने की कोशिश करते हैं, चाहे आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या आपका सोच है, किस फील्ड में आपको जाना है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई आपको एक बात बता रहा होता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, बैक सीट ड्राइवर। तो बैक सीट ड्राइवर का क्या मतलब हुआ, अ पैसेंजर इन अ कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, जो उसको देना नहीं वो देते रहेगा, अरे ब्रेक लगा, टू द ड्राइवर इज कॉल्ड अ बैक सीट ड्राइवर, अ बैक सीट ड्राइवर। एग्जांपल में, आई कांट स्टैंड बैक सीट ड्राइवर्स लाइक माय मदर इन लॉ। हम कभी भी अपने सासू माँ के को जैसे मतलब बैक सीट ड्राइवर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उसको कभी नहीं समझ सकते, हम उसको कभी नहीं समझ सकते। बार बार कुछ ना कुछ बातचीत वो बात बना के बोलते रहती है, ये ना करो वो ना करो, ठीक है। अब आगे है बैड एग। बैड एग, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यदि आप काम कर रहे हैं, कोई भी संस्था में काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं किए, तो वहां के जो आपको बॉस हैं वो आपको ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब एकदम से लात गुस्सा दे करके बाहर निकाल देना, तो वैसे वाले व्यक्ति या फिर वैसे वाले एम्प्लॉय को आप क्या बोलेंगे, बैड एग, ठीक है, बैड एग। An untrustworthy person often involved in trouble whose company should be avoided, जिसे कंपनी खुद अवॉइड करे, उसको निकालने की कोशिश करे,
ये एकदम अनट्रस्टवर्दी पर्सन हो, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्रिएट करते रहता है, अच्छा काम नहीं करता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बैड एग। बैड एग। ठीक है, आगे में एग्जांपल में समझते हैं। आई डोंट वांट माई सन टू बी फ्रेंड्स विथ बॉबी स्मिथ, बॉबी इज अ बैड एग। यहां पे क्या है कि आई डोंट वांट माई सन टू बी फ्रेंड्स विथ बॉबी, हम ये नहीं चाहते कि मेरा जो बेटा है वो बॉबी का दोस्त बने। क्यों? क्योंकि बॉबीज एक तरह का ऐसा ही किस्म का अनट्रस्टवर्दी पर्सन है, जिसको हमेशा कंपनी से निकाला जाता है, कंपनी वाले उसे विश्वास नहीं करते। तो ये रहा आपको बैड एग का समझ। अब हम लोग पढ़ेंगे बैड हेयर डे। अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग, ऐसा दिन जहां पे हर चीज कैसा लगे? एकदम गलत हो जाए, हर चीज कहीं ना कहीं मतलब बिगड़ जाए, तो उस दिन को क्या बोलेंगे? बैड हेयर डे। अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, ऐसा दिन जब बोलते ना कि मनहूस दिन, उस दिन को आप निकले, टायर पंक्चर, थोड़ा दूर गए, शर्ट में मतलब कुछ ऊपर से गिर गया, आगे गए, खाने को मिला, मतलब उसमें भी नमक नहीं, मतलब हर जगह पे आपको क्या मिल रहा है? कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज मिल रहा है जिससे आपका दिन का एकदम दही हो रहा है, तो वैसे दिन को क्या बोलेंगे? बैड हेयर डे। एग्जाम्पल में, व्हाट्स रॉन्ग विथ जेनी, इज सी हैविंग अ बैड हेयर डे? क्या हुआ है जेनी के साथ? क्या उसका आज का जो दिन है वो एकदम खराब बीता है? तो ऐसे दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? बैड हेयर डे। आगे है बैड शेप। बैड शेप, बैड शेप का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु इज इन बैड शेप इज इन पुअर फिजिकल कंडीशन। जो बैड शेप में होगा वो कहीं ना कहीं एक पुअर फिजिकल कंडीशन में होगा, उसका सेहत बहुत ज्यादा खराब होगा, एकदम से दयनीय हालत होगा। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन, वैसे फिजिकल कंडीशन वाले आदमी को क्या बोलेंगे? बैड शेप। आई रियली एम इन बैड शेप, आई मस्ट डू मोर एक्सरसाइज। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर हमारा बॉडी है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा खराब है। कैसे पता चला? क्योंकि उसका बॉडी एक बैड शेप में है, इसलिए उसको जरूरत है मोर एक्सरसाइज का, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अब आपके सामने है बेजर समवन। बेजर समवन, बेजर का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? आप देखते होंगे ना कि कोई भी कार हो या फिर बाइक हो, तो बाइक या फिर कार में ज्यादा देखते होंगे कि जब कार ना बैक कर रहा होता है तो एक सायरन मतलब आवाज करता रहता है, टी 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 का आवाज करता है। तो जो सायरन आवाज करता है वो सायरन को हम लोग वहां पे यानी कि गाड़ी के तरीके में बेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेजर। बेजर एक साउंड करने वाला सिस्टम होता है, और वो क्या करता है? वो करता है कि पीछे वाले जो व्यक्ति आ रहा है उसको बार बार बता रहा था कि कोई ना कोई गाड़ी बैक हो रहा है, कोई गाड़ी बैक हो रहा है, आप थोड़ा सा दूर ही रहिए, साइड रहिए। तो बेजर का मतलब कहीं ना कहीं किसी को आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसी न किसी को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेजर समवन का मतलब ही वही होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को बार बार अपने काम को करवाने की कोशिश करते हैं, किसी व्यक्ति से अपने काम को करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बार बार बोलते रहते हैं, इसी चीज को आप बोलेंगे बेजर समवन। इसी चीज को क्या बोलेंगे? बेजर समवन। मान लीजिए कि आपको एक फोन खरीदना है, ठीक है, पापा से एक फोन खरीदवाना है, तो पापा को बार बार, चाहे वो सुबह का नाश्ता के समय, बड़े प्यार से बोलते हैं कि पापा एक मोबाइल कल बोले थे, फिर जैसे शाम हुआ, पापा सुबह बोले थे ना, फिर उसके दूसरे दिन कि कल बोले थे। इसका मतलब, अब इसका मतलब अपने पापा को बेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेजर कर रहे हैं। तो बेजर समवन का मतलब होता है कि परसिस्टेंटली, लगातार नेग करना। नेग का मतलब चाहे वो हाथ टच करके किसी को इशारा करो, या फिर पेस्टर करना, बोल बोल करके उसको आप याद दिलाते रहो। देम अनटिल, तब तक दिलाओ जब तक कि यू ऑब्टेन व्हाट यू वांट, जब तक कि जो चीज आप चाहते हैं वो मिल ना जाए। पापा मोबाइल दे दिए, उसके बाद आप पापा को बोलना बंद कर देते हैं। तो जब तक आपको मोबाइल मिला नहीं था तब तक आप पापा को बार बार बोल रहे थे। इसी कंडीशन को, इसी चीज को आप क्या बोलेंगे? बेजर समवन। जैसे सोफी बेजर्ड हर पेरेंट्स इनटू बाइंग हर अ न्यू कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सोफी है
ये सोफी क्या कर रही है, ये सोफी अपने पापा को मेजर कर रही है, अपने पेरेंट्स को मेजर कर रही है, जब तक उसको एक कंप्यूटर नहीं मिल जाता। ठीक है, एक नए कंप्यूटर जब तक उसको नहीं मिल जाता या फिर नहीं खरीदवा लेती है। या अब आपके सामने नेक्स्ट है बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका आप बोलते हैं ना बहुत सारे ऐसे दोस्त को कि आप तुम एक हड्डी के जैसा दिखते हो। कैसे होता है? तुम एक हड्डी हो, हड्डी बोल देते हो ना, इसका मतलब वो काफी पतला है, एक्सट्रीमली थिन। तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बैग ऑफ बोन्स। टू से दैट समवन इज अ बैग ऑफ बोन्स, इट मीन्स दैट दे आर एक्सट्रीमली थिन। वो व्यक्ति काफी दुबला पतला है। काफी दुबले पतले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बैग ऑफ बोन्स। उसके शरीर में या फिर उसका जो शरीर है वो एक बोन्स की बैग है, सिर्फ हड्डियों का थैला बचा हुआ है, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो इस वाले चीज को क्या बोलेंगे? इस वाले चीज को बोलेंगे बैग ऑफ बोन्स। एग्जाम्पल में व्हेन ही केम होम फ्रॉम द वार ही वाज अ बैग ऑफ बोन्स। जब आप युद्ध से वो व्यक्ति घर लौटा, उस वक्त उसका शरीर कैसा था? काफी दुबला पतला था। आनी क्या? अ बैग ऑफ बोन्स। ठीक है, तो ये रहा बैग ऑफ बोन्स का मतलब। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्या आपके सामने बैग ऑफ ट्रिक्स। बैग ऑफ ट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्ति का मतलब साथ जिसके पास हर सिचुएशन में आपको बचाने का, आपको एक हेल्प करने का आइडिया देता रहे और आप सफल भी हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देंगे? बैग ऑफ ट्रिक्स। ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देंगे? बैग ऑफ ट्रिक्स। ट्राई द क्लेवर मेथड्स यू नो इन ऑर्डर टू सक्सीड। जब आप अपने सक्सीड के लिए, अपने सफलता के लिए एक हेल्प चाहते हैं या फिर ट्राई करते हैं एक अच्छे मेथड का, एक अच्छे ट्रिक्स का, तो उस वाले ट्रिक्स को क्या बोलेंगे? बैग ऑफ ट्रिक्स। या वैसे प्रकार के दोस्त को भी, वैसे व्यक्ति को भी आप बोल सकते हैं बैग ऑफ ट्रिक्स। Let's call on George and his bag of tricks. Maybe he can help you solve the problem. यहाँ पे बोल रहा है ना कि देखो, जैसे ये जॉर्ज है, ये जॉर्ज को काफी अच्छा आइडिया रहता है, मतलब उसके अंदर, उसके दिमाग में हमेशा आइडिया तैयार होते रहता है। वो एक बैग ऑफ ट्रिक्स है, इसलिए उसको बुलाओ, शायद वो हम लोगों को हेल्प करे इस प्रॉब्लम से बाहर आने का या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को, ये ऐसे आप मेथड्स को क्या बोल सकते हैं? बैग ऑफ ट्रिक्स। अब है इन द बैग। इन द बैग, इसका मतलब होता है कि आपको लगने लगे कि हाँ, हम अब सक्सेस कर लेंगे, हमारी जीत होगी, तो तब आप क्या बोलेंगे? इन द बैग। जैसे दैट सक्सेस और विक्ट्री इज गोइंग टू बी अचीव्ड। जब आपको लगे कि हम सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर इन द बैग, यू आर इन द बैग। ठीक है, जैसे एन आवर बिफोर द पोलिंग स्टेशन क्लोज्ड, विक्ट्री सीम्ड इन द बैग फॉर द कंजर्वेटिव कैंडिडेट। जैसे पोलिंग स्टेशन में काउंटिंग होता है वोट का ना, तो जब तक वोटिंग का काउंटिंग चल रहा था, और जब ही मतलब काउंटिंग के दौरान उसके 1 घंटे पहले ऐसा लगने लगा कि अब कंजर्वेटिव कैंडिडेट क्या होगा? जीत जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोल देते हैं? उस विक्ट्री को क्या बोल देते हैं कि विक्ट्री सीम्ड इन द बैग फॉर कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, जैसे जब भी आप मैच देख रहे हो और मैच में ऐसा एक सिचुएशन तैयार हो जाए कि हाँ, लग जाए कि ये टीम जीतने ही को है या फिर जीतने वाला है, मतलब उसका लगभग 99% चांस बन जाता है, तब आप उस टीम के लिए क्या बोलेंगे? उस टीम के लिए बोलेंगे कि विक्ट्री सीम्ड इन द बैग ऑफ दिस टीम। ठीक है, तो ये रहा इन द बैग का मतलब। अब है बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, कुछ या फिर कम चीजों में या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग तरह के नीड्स, अलग अलग लोगों को जरूरत था, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को जरूरत था, लेकिन आप उसमें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तब वैसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग एक्ट। ट्राई टू सेटिस्फाई 2 or more people or groups who have different needs and keep everyone happy। जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग चाहत होती है, लेकिन एक ही चीज दे करके हर लोगों को या फिर सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग एक्ट। क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग एक्ट।
और ये खास करके आपके घर में जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तब आपके मम्मी या फिर आपके दादी ये करने की कोशिश करती है, सेम चीज को अलग अलग लोगों में बांट करके देने का और सभी को खुश करने की कोशिश करना, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग एक्ट। क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग एक्ट। तो जिंदगी में हम लोगों को कहीं ना कहीं इसी चीज को फॉलो करना चाहिए, एक बैलेंसिंग एक्ट आना चाहिए एक अच्छे लाइफ को लीड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपके इडियम्स थे। आई होप कि ये सारे इडियम्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बार बार एक बार रिवाइज करके देख लिया कीजिए, ठीक है, और नोट्स बड़े अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, इडियम्स यहीं से आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप इन सारे को अपने नोट्स में लिखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज बात है कि 8 तारीख से जो हम लोग का बैच आ रहा है उसको आप देखना मत भूलिए। उसमें बेहतर कंटेंट और एक बोला जाता है एकदम कंसाइज तरीके से, कंपोजिट तरीके से उसको तैयार किया गया है सिर्फ आपके सक्सेस के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का, बस आज का इतना ही, फिर मिलेंगे। कुछ और बोल रहे थे क्या?